हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक हिंदी व्याकरण में छंद का वीडियो तैयार करके लाई हूँ। ये छंद आपका 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण में ये पूछा ही जाता है। छंद में आपको किस तरीके से मात्राएं लगानी आनी चाहिए, उनके सारे नियम, और 10th में कौन कौन से टॉपिक छंद में लगे हुए हैं और 12th में कौन कौन से टॉपिक लगे हुए हैं, उन पर आइए चर्चा करते हैं। आपका इस साल जो 2024 में प्रश्न पत्र आया था, उसमें आपका पेपर में किस तरीके से प्रश्न आया था उसको भी मैं दिखाती हूँ। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न आया था, चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो इसमें 1 नंबर में आपको चौपाई का जो लक्षण था या परिभाषा वो लिखनी थी और आपको उदाहरण भी देना था। ठीक है, तब आपको 2 नंबर इसमें मिलते। ऐसे ही हाई स्कूल में यही प्रश्न आपका वस्तुनिष्ठ आता है, मल्टीपल चॉइस का। उसमें आपको टिक लगाना होता है या सही गोला भरना होता है। लेकिन ये टॉपिक दोनों कक्षाओं में बोर्ड में पूछा जाता है। 9th कक्षा में भी ये टॉपिक पढ़ना होता है 9th के बच्चों को, जिसमें आपको चौपाई और दोहा पढ़ने होते हैं। और जो फर्स्ट ईयर क्लास के बच्चे हैं उनको जितना इंटर में टॉपिक दिया गया है छंद में, उतना ही उन लोगों को फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना होता है। तो प्रश्न इस तरीके से पूछा गया था। आइए विस्तार से टॉपिक पर चर्चा करते हैं। कितना आपका काम का मैटर है, कितना आपको नोट डाउन करना है और परीक्षा में क्या क्या लिखना है, मैं सब कुछ आपको आज बताने का प्रयास करूंगी। छंद, ये परिभाषा लिखने को नहीं आती, बस आपको सिर्फ देखनी है। छंद का अर्थ, छंद शब्द की उत्पत्ति क्षिति धातु से हुई है। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको ये टॉपिक याद रखना है कि छंद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, क्षिति धातु से हुई। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से आता है, जिसका अर्थ है ढकना। छंद उस पदरचना को कहते हैं जिसमें अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा की गणना के साथ साथ यति, विराम, यति का मतलब होता है ठहराव लेना या रुकना, एवं गति से संबंधित, गति का मतलब होता है लय, एक क्रम में, ठीक है, बोलते जाना, संबंध नियमों का पालन किया गया है। तो छंद किस तरीके से रचना है, तो जितने भी आपके हिंदी में पद्यखंड में टॉपिक बनाए जाते हैं वो छंद को ध्यान में रखकर ही, मात्राओं की गणना करके ही बनाए जाते हैं। अब छंद के अंग कौन कौन से होते हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। छंद के अंग आपको पता होने चाहिए। छंद के अंग में पहला आपका चरण होता है। चरण 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें समचरण, सभी चरणों की संख्या समान, अर्ध समचरण जिसमें आधे चरण समान होते हैं। आधे कैसे, प्रथम और तृतीय चरण और द्वितीय और चतुर्थ चरण, ये दोनों समान हो गए आपस में। विषम चरण, इसका मतलब है सारे चरण जो होंगे वो अलग अलग होंगे। तो समचरण इंपॉर्टेंट है। समचरण आइए देखते हैं। जिस छंद के चारों चरणों की मात्राएं समान हो, द्वितीय और चतुर्थ चरण को समचरण कहते हैं। अब आप लोग कैसे याद रखोगे, जैसे संख्याएं आपकी 4 हैं, 1 2 3 और 4। तो पहला और तीसरा, ये दोनों चरण आपके कैसे हुए, विषम चरण। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो, विषम चरण। ये दोनों आपके कैसे हुए, समचरण। ये वाला भी कैसा हुआ, समचरण। तो ये दो आपका प्रथम और द्वितीय चरण, ये दोनों समान होते हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण ये दोनों समान होते हैं। तो 4 चरण कैसे आपको दिखाई दी, ये 4 चरण आपको लिखे हुए मिलेंगे, किसमें, जो आप छंद में मात्राएं लगाएंगे उनमें। अगला उदाहरण में इंद्रवज्र, चौपाई, रोला आदि ये समचरण में आते हैं। अर्ध समचरण में आधे चरण समान होंगे, जैसे मैंने आपको बताया प्रथम और तृतीय, द्वितीय और चतुर्थ। जिस छंद के प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ पद की मात्राओं में समानता हो वे अर्ध समचरण कहलाते हैं। अर्ध समचरण में उदाहरण दोहा और सोरठा ये आते हैं आपके। और तीसरा होता है विषम चरण। विषम चरण जिन छंदों में 4 से ज्यादा 6 चरण हो और उनमें कोई समानता ना हो, वे विषम चरण कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि 6 जो चरण आपके होंगे वो अलग अलग हों, उनमें मात्राएं समान ना हो, तो इनको हम क्या कहेंगे, विषम चरण। अर्ध सम में आधे चरण समान होंगे, जैसे पहला तीसरा समान होगा, दूसरा और चौथा समान होगा। और समचरण में जैसे चौपाई, तो उसके चारों जो चरण होंगे चारों में समान मात्राएं आएंगी, जैसे कि 16 16।
अब विषम चरण के जो उदाहरण है वो है कुंडलियां और छप्पर। अब ये आपको सिर्फ समझना था, ये आपको कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है। आप जो 10th के विद्यार्थी हैं वो केवल रोला और सोठा पे ध्यान देंगे। 9th में वो दोहा और चौपाई पढ़ चुके हैं, तो दोहा चौपाई उनकी नहीं आएगी। सोठा और रोला उनको तैयार करना है, बस 2 टॉपिक। और जो 12th के विद्यार्थी हैं वो आपके दोहा, चौपाई, सोठा, रोला और कुंडलियाँ, ये 5 टॉपिक तैयार करेंगे। 5 में से आपको 100% इससे मिल जाएगा। आप आगे देखिए, वर्ण। वर्ण होता क्या है ये आपको समझना है, इसको समझे बिना आप मात्राएं नहीं लगा पाएंगे। वर्ण आपको पता होगा, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वे चिन्ह जो मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए जाते हैं वर्ण कहलाते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, आप जानते हो। अक्षर में जो आपकी छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये सब क्या है, इनको हम वर्ण भी कह सकते हैं अलग से, और अक्षर भी बोल सकते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के वर्ण कौन कौन से होते हैं आपके? ह्रस्व वर्ण, ठीक है, उसी का दूसरा नाम है लघु वर्ण, मतलब छोटा वर्ण, और दीर्घ वर्ण, ठीक है, जिसको हम करेंगे गुरु वर्ण। इसके 2 नाम होते हैं। गुरु का मतलब है डबल मात्रा लगना, और लघु का मतलब है सिंगल मात्रा लगना। पहला ह्रस्व, इसी का दूसरा नाम है लघु। सेकंड दीर्घ, इसका नाम है गुरु। अब लघु क्या होता है? लघु वर्ण 1 मात्रा वाला होता है, इसको ह्रस्व या लघु चिन्ह इस तरीके से हम इसको निर्देशित करते हैं। जब मात्राएं आप लगाओगे तो इसी तरीके से मात्राएं आपको कवर करनी पड़ेंगी। लघु मतलब छोटा, और इसमें जो लगने वाला समय होगा वो कम होगा, और 1 मात्रा वाला ही होगा। जैसे कि छोटा अ, जल्दी बोल पा रहे हैं हमें से, तो ये कैसा कहलाएगा? लघु वर्ण। ऐसी का दूसरा नाम क्या है? ह्रस्व, ठीक है, आपको याद रखना है। अब जैसे कि किस किस को हम लघु मानेंगे? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, माँ, मी, मु, ए, ये सबके कौन से आपके वर्ण हो गए? ह्रस्व वर्ण या लघु वर्ण। मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना करने के ह्रस्व लघु वर्ण से संबंधित नियम इस प्रकार है। अब नियम आपको याद रखना है, ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। जब मात्राएं आपको लगानी होंगी तो ये आपको नियम याद रहने चाहिए। अगर ये नियम आपको याद नहीं है तो मात्राएं आप जो भी आपके छंद हों उसमें आप सही से नहीं लगा पाएंगे। पहला, संयुक्त व्यंजन स्वयं लघु होते हैं। जो संयुक्त व्यंजन होंगे वो लघु कहलाएंगे। आपके संयुक्त व्यंजन कैसे? जिसमें 2 वर्ण आपके आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे आपका छा है, ये 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ है, तो ये स्वयं में क्या कहलाएगा? आपका लघु वर्ण। संयुक्त अक्षर से पहले आए लघु वर्ण पर कोई भार नहीं पड़ता है, वह भी लघु ही रहता है। जैसे अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं। नित्य, सत्य में नी व सा लघु वर्ण है। नी ये वाला लघु माना जाएगा, और सा जो आपका आ रहा है ये भी आपका लघु माना है। लघु मतलब जब मात्राएं आप कवर करेंगे तो इस तरीके से मात्राएं दोनों में लगाएंगे। ओके। चंद्र बिंदु वाले वर्ण ह्रस्व वर्ण होते हैं। जहाँ पे चांद बिंदु ऐसा लगा हुआ आपको दिखाई देगा तो इसमें भी हम 1 मात्रा कवर करेंगे, ठीक है। आगे जैसे अशुभन ये लिखा हुआ है। पहुँचाया, जहाँ आदि शब्दों में आ, हूँ, हाँ लघु वर्ण है। जब इनमें हम मात्राएं कवर करेंगे तो मात्रा कैसी लगेगी? आपकी लघु वर्ण के अनुसार ये लगाई जाएंगी, ठीक है। आगे हलंत व्यंजन भी लघु वर्ण। आगे देखिए, हलंत व्यंजन भी लघु वर्ण माने जाते हैं। जहाँ पे आपको हलंत दिखाई देगी वहाँ पे आप 1 मात्रा कवर करेंगे उसके ऊपर। जैसे वर्णम, तो देखो हलंत लगी हुई, तो जब मात्रा हम इसमें लगाएंगे वर्णम में तो यहाँ पे 1 ही यह आपकी लघु मात्रा ही कवर होगी। इसमें इस तरीके देखिए, माँ में जो आप मात्राएं लगाएंगे आगे, ता में लगाएंगे आप मात्रा, तो आपकी कैसी मात्रा है? लघु वर्ण जो आपका होगा इस तरीके से मात्रा कवर की जाएगी। तो हमने कितने नियमों पे चर्चा की, आइए फिर से रिपीट करते हैं। जहाँ पे चांद बिंदु लगा होगा उसको भी हम लघु वर्ण मानेंगे। जहाँ पे संयुक्त अक्षर होगा वहाँ पे भी हम लघु वर्ण मानेंगे उसको। और जहाँ पे आपका हलंत लगा, आगे देखिए, दीर्घ का दूसरा नाम है गुरु। 2 लघु वर्ण मिलकर एक दीर्घ गुरु के बराबर माने जाते हैं। जब मात्राओं में ज़्यादा समय लगेगा तो उसको हम दीर्घ या गुरु वर्ण कहेंगे। दीर्घ गुरु का चिन्ह इस तरीके से होता है। जब मात्राएं हम कवर करेंगे तो इस तरीके से चिन्ह को दर्शाना पड़ेगा। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, और, का, की, कु, के, कै, को, कौ आदि जितने भी दीर्घ स्वर होंगे उनको हम गुरु के रूप में जानेंगे। आप नियम देखते हैं दीर्घ स्वर के क्या है। अनुस्वार वाले वर्ण दीर्घ होते हैं, जैसे कंस। जहाँ पे आपको इस तरीके से
ये अनुस्वार दिखाई देगा, वहां पे आप गुरु इस तरीके से मात्राएं कवर करेंगे। ये नियम आपको याद रखने हैं। दूसरा, विसर्ग युक्त वर्ण दीर्घ गुरु होते हैं, जैसे अतः, तो ता में 2 विसर्ग हैं, तो यहाँ पे गुरु वर्ण का इस तरीके से यूज होगा। दुख, दुख में दु, तो यहाँ पे भी गुरु वर्ण का यूज होगा। इस तरीके से आपको मात्राएं याद रखनी है, दीर्घ वर्ण में क्या नियम रहेंगे और आपके जो लघु वर्ण होंगे उनमें क्या नियम रहेंगे। संयुक्त अक्षर या उसके ऊपर अनुस्वार हो तो भी हर्ष स्वर दीर्घ मान लिया जाता है। अब संयुक्त अक्षर होगा लेकिन उसके ऊपर ये अनुस्वार रखा हुआ होगा इस तरीके से, तो भी उसको क्या मानेंगे, दीर्घ मानेंगे। संयुक्त अक्षर के पहले के वर्ण गुरु होते हैं, जैसे कुष्ठ अक्षर आदि में कु और आ, ये कैसे कहलाएंगे आपके, ये गुरु कहलाएंगे। जैसे ये आपका का में आपका जब मात्रा कवर करेंगे तो इस आधे सा की वजह से इसमें जो मात्राएं कवर होंगी वो दीर्घ, इस तरीके से हम मात्राएं कवर करेंगे। आगे अगला तीसरा आपका नियम में आता है यति। अब छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है। विराम मतलब ठहराव लेना, स्टॉप लेना। उन्हीं विराम स्थानों को हम यति या विराम कहते हैं। ठीक है, जहां पे हमें रुकना पड़े, ठहराव लेना पड़े, उनको हम क्या कहेंगे, यति, या दूसरा नाम क्या होता है उनका, विराम। अगला मात्रा, किसी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। हर्ष वर्ण में जो समय लगता है उसकी मात्रा 1, जो मैं पहले चर्चा कर चुकी हूँ आपसे, तथा दीर्घ वर्ण के उच्चारण में दुगना समय लगता है, उसकी मात्रा को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब अगला होता है गति। गति क्या होती, छंद को पढ़ते समय एक प्रकार की धारा की अनुभूति होती है, जिसे हम गति कहते हैं। गति को आप लय भी कह सकते हो, एक क्रम में। ठीक है, किसी भी छंद को पढ़ना, जैसे कि चौपाई जब हम गाते हैं तो एक लय में या गति में हम उसको गाते हैं। ये जो मैं विस्तार से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ, ये कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, उन्हें इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलने की आशंका रहेगी। छंद के प्रकार देखिए, छंद 2 प्रकार के होते हैं, वाणिक छंद और मात्रिक छंद। तो जो 9 से 12 के विद्यार्थी हैं उनको केवल मात्रिक छंद ही पढ़ना है, वाणिक छंद से उन्हें कोई मतलब नहीं है। आइए देखते हैं मात्रिक छंद। मात्रा की गणना के आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। मात्रा की गणना पर जो आधारित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं। अब मात्रिक छंद कौन कौन से हैं देखिए आगे। चौपाई, जिसमें 16 मात्राएं होती हैं, मात्रा वाली है। रोला 24 मात्राएं होती हैं। दोहा, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, तो ये भी आपकी मात्रा पे आधारित है। सोठा, सोठा दोहे का उल्टा होता है, पहले तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं, आदि मात्रिक छंद है। अब मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। सम मतलब सभी चरणों में मात्राएं समान होना, अर्धसम आधे चरणों में मात्राओं को समान होना, जैसे पहले तीसरे और दूसरे चौथे। विषम चरण, जैसे आपके छप्पा हैं, कुंडलियां हैं, इनमें सभी आपके चरणों में मात्राएं विषम होंगी, अलग अलग होंगी। इस तरीके से मात्रिक छंद 3 प्रकार के होंगे। आपको पीछे मैंने जो चीजें समझाई हैं उनमें केवल आपको लघु वर्ण के नियम और दीर्घ वर्ण के नियम नोट डाउन करने हैं कॉपी में। अब प्रश्न आपका यहाँ से आएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट होगा। चौपाई क्या है, चौपाई के लक्षण लिखिए, तो ये लक्षण हो गया। उदाहरण बताना है और नीचे मैंने स्पष्टीकरण दिया हुआ है, ये तो आपको स्पष्टीकरण लिखना है। जब आप इतना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर इजीली इसमें मिल जाएंगे। आइए देखते हैं, पेपर में भी मैंने आपको बताया है, इसी तरीके से आपका प्रश्न देखिए पूछा गया था। चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। 2 नंबर में प्रश्न आया था, 1 नंबर का आपका लक्षण हो गया और 1 नंबर का आपका उदाहरण। उस तरीके से 2 नंबर इसमें मिलते हैं। तो ये मैंने नोट्स बनाए हैं, चौपाई की ये परिभाषा, इसी को आप परिभाषा को लक्षण कह सकते हैं। तो ये लक्षण आपके 2 लाइनें लिखेंगे, लक्षण हो गया आपका। फिर आप ये उदाहरण लिखेंगे, मात्राएं लगाना कवर करेंगे और फिर स्पष्टीकरण नीचे लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। आइए समझते हैं किस तरीके से। अब परिभाषा, चौपाई आपने देखा होगा, ये आपके चौपाई में 4 चरण होते हैं। तो 4 चरण वाले इस सममात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई में कितनी मात्राएं रहेंगी, 16 मात्राएं रहेंगी। और जब 4 चरण होंगे तो चारों चरणों में मात्राएं देखिए 16-16, ये आपकी समान मात्राएं आती हैं। इसलिए इस चरण को हम क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद। तो कहते हैं समान मात्राओं वाला छंद। अब देखिए उदाहरण आपने सुना होगा, बंदव गुरुपद पदम परागा, सुरचि सुवास शरस अनुरागा, अमी मूरिमन चूरन चारु, समन सकल भव रुच पर पारु। अब मात्राएं किस तरीके से देखिए, मैंने आपको
जो दीर्घ वर्ण के नियम बताए थे, तो अगर ये अनुस्वार होगा तो मात्रा आपको पता है, इसको क्या माना जाएगा, दीर्घ माना जाएगा। और दीर्घ की मात्रा कैसी लगाई जाती है, इस तरीके से लगाई। तो मैंने दीर्घ की मात्रा यहाँ लगाई। अब दा, ये आपका लघु वर्ण हुआ, तो इस तरीके से एक मात्रा कवर की। बंदऊ, ये आपकी देखो चांद बिंदी लगी हुई, तो मात्रा हमने कैसी कवर की हुई, एक कवर की हुई। ये आपने नियम में पढ़ा हुआ है। गुरुपद, तो देखो ये सब ये आपके लघु वर्ण है, तो एक एक मात्रा कवर की। पदम, ये भी सब आपके गुरु वर्ण है, तो एक एक मात्रा कवर की। परागा, पा आपका लघु वर्ण है, ये देखो ये आपका दीर्घ वर्ण हो गया, ये आपका दीर्घ वर्ण हो गया। तो इस तरीके से मैंने इसमें आपकी गुरु वर्ण की मात्राएं लगाई। आप काउंटिंग करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए इस चरण में 16 मात्राएं हैं। अब दूसरे में ये आपका लघु वर्ण है, तो एक, ये लघु वर्ण है एक, ये भी आपकी छुट्टी की मात्रा लघु वर्ण में है, तो एक। ये भी आपका लघु वर्ण है एक, ये आपका दीर्घ वर्ण है 2, ये आपका लघु वर्ण है एक। सरस, ये तीनों आपके लघु हैं, ये देखो ये लघु है, लघु है, दीर्घ है, दीर्घ है। काउंटिंग कर लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये आपकी 16 मात्राएं होंगी। आगे देखिए मी मूरिमय चूरन चारू, इसमें देखिए तीनों आपके लघु वर्ण है, तो एक एक। मूरिमय दीर्घ, ये आपका लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है। चूरन, इसमें ये आपका दीर्घ वर्ण है, तो दीर्घ की मात्रा कवर की, ये दोनों लघु हैं। इसमें ये आपका दीर्घ है, ये आपका देखिए मात्रा, आप देखिए ये बड़ू की मात्रा लगी, तो ये आपका दीर्घ है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्रा है। अगला, ये तीनों आपके लघु हैं, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये दोनों लघु हैं, ये दीर्घ है, ये भी दीर्घ है। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 मात्राएं। तो प्रत्येक चरण में चौपाई में कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं हैं। अब स्पष्टीकरण देखिए। इस उदाहरण में 4 चरण है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं तथा अंत में 2 गुरु वर्ण है। प्रत्येक चरण के अंत में यति है, अतः यह चौपाई छंद का उदाहरण है। यति मतलब रुकना है, ठहराव। ठीक है, चौपाई छंद का उदाहरण। तो जो हमने ऊपर मात्राएं लगाई हुई वो स्पष्टीकरण में हम लिख देते हैं कि आपने समझा कैसे। हमने ऐसे समझा क्योंकि प्रत्येक चरण में मैंने मात्रा लगा के देखी, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हुई, अतः यह चौपाई छंद का उदाहरण है। दोहा इंपॉर्टेंट है, देखो इतने सारे सल में रिपीट हुआ है। परिभाषा, दोहा अर्ध समात्रिक छंद है। इस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब मैंने आपको पहले ही इस पर चर्चा कर चुकी हूँ मैं। ये पहला चरण हो गया जहाँ पे ये अल्पविराम लगा, ये दूसरा चरण हो गया, इसको आप अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं। ये आपका तीसरा चरण हो गया, ये देखो जहाँ पे अल्पविराम लगा, ये आपका चौथा चरण हो गया। तो ये क्या कह रहा है, प्रथम और तृतीय चरण में, तो प्रथम और तृतीय ये दोनों चरण हो गए, कितनी मात्राएं हुई, 13-13 मात्राएं होंगी। और द्वितीय चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होंगी आपकी, 11-11 मात्राएं। आइए काउंटिंग करते हैं। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाया कर जग अपनो कर ले। अब मैंने सिंपली उदाहरण लिखे हैं, आप इसको इजीली तैयार कर सकते हैं। अब कागा काको धन हरे, इसमें देखिए ये दीर्घवर्ण, ये दीर्घवर्ण है, तो मात्राएं भी कवर की हैं इसे दीर्घ के अनुसार। काको, ये भी आपका दीर्घवर्ण है, ये आपका लघु वर्ण है, ये आपका लघु है, ये दीर्घ है। अब मात्राएं देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं आई, 13 मात्राएं आई। क्या लिखा हुआ है, 13 मात्राएं। अब दूसरे चरण में देखिए, ये दीर्घ वर्ण है, ये आपके लघु वर्ण है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये आपका लघु वर्ण। अब मात्राएं देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें कितनी मात्राएं आई आपकी, 11 मात्राएं आई। अब तृतीय में देखिए, ये दीर्घ वर्ण, ये भी दीर्घ, ये आपके लघु हैं, ये आपका लघु है, ये दीर्घ है, ये लघु है, ये आपके लघु वर्ण है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितनी मात्राएं आई, 13 मात्राएं आई। अब लास्ट चौथे वाले में, जग आपनो कर ले, ये आपके लघु वर्ण है, ये आपके दोनों लघु हैं, ये आपका दीर्घ है, ये दोनों लघु हैं, एक एक कवर की, ये आपका दीर्घ है, एक लगाए और एक। अब काउंटिंग कर लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितनी मात्राएं, 11। अब देखिए इसमें परिभाषा में, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13। तो प्रथम और तृतीय में कितनी कितनी आई, 13-13। और द्वितीय चतुर्थ चरण में कितनी कितनी, 11-11। तो द्वितीय चतुर्थ में 11-11। इससे क्या पता चलता है कि दोहा छंद का उदाहरण है। अब स्पष्टीकरण में जो हमने यहाँ पे उदाहरण में मात्राएं लगाई हुई वही लिखती है। इस उदाहरण में देखिए आगे, इस उदाहरण में 4 चरण है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, अतः यह है दोहा छंद का उदाहरण। जो हमने किया है वर्क वही हम नीचे स्पष्टीकरण में लिख देते हैं। इस तरीके से आपको 2 नंबर इसमें पूरे मिलते हैं। अगर आप अकेली परिभाषा लिखेंगे या लक्षण तो आपको 1 नंबर मिलेगा,
और उदाहरण लिखने के बाद स्पष्टीकरण दे देंगे तो आपको पूरे पूरे 2 नंबर मिलेंगे। आप अगला आपका है सोठा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हाई स्कूल वाले बच्चों को पढ़ना है 10th। सोठा परिभाषा देखिए, दोहे का जस्ट उल्टा सोठा होता है। जैसे दोहे में प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं थी, हम इसका उल्टा कर देंगे, प्रथम तृतीय में 11-11 मात्राएं हो जाएंगी, द्वितीय चतुर्थ में 13-13 मात्राएं हो जाएंगी। परिभाषा इजी है। दोहे का उल्टा रूप सोठा कहलाता है। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद, अर्धसम मतलब आधे समान पदों को हम अर्धसम कहते हैं। आधे पद समान है, प्रथम और द्वितीय समान है, द्वितीय चतुर्थ समान है तो अर्धसम छंद हुआ। इसके पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब इसका उल्टा हमने किसमें पढ़ा? दोहे में पढ़ा हुआ। उदाहरण देखिए, मूक हुई बाचाल पंगु, चढ़े गिरबर गहन, जाशु कृपाशु दयाल, द्रवो शकल कलिमल दहन। आप मात्राएं, ये आपका जो प्रथम चरण हो गया, ये द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थ में लिख देती हूँ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब मात्राएं देखिए, दीर्घवर्ण तो आप दीर्घवर्ण के अनुसार इस तरीके से गुरु का मात्रा लगाएंगे। एक आपका लघु है, ये दीर्घ है, लघु है, ये दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये लघु है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मात्राएं हुई प्रथम में। अब द्वितीय में अब अनुस्वार है तो आपको पता है नियम के अनुसार दीर्घवर्ण जो नियम हमने देखा था, ये आपका कैसा होगा, ये आपका दीर्घ का, ठीक है, दीर्घवर्ण होगा, दीर्घ आपकी मात्रा लगी हुई रहेगी। ये आपका लघु वर्ण एक मात्रा है, ये लघु वर्ण है, ये दीर्घ वर्ण है, ये आपके चारों लघु हैं, ये आपके तीनों लघु हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, 13 तो 13 मात्राएं हुई। अब इस तरीके से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में आपकी मात्राएं मैंने लगाकर बताई किस तरीके से आप लोग मात्राएं लगाएंगे। प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं आएंगी और द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपकी 13-13 मात्राएं मैंने आपको मात्राएं लगाकर काउंट करके बताई। अब स्पष्टीकरण देखें, इस उदाहरण के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं जो हमने किया वही लिख देते हैं तथा दूसरे और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं, अतः यह सोठा छंद का उदाहरण है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट, रोला, ये हाई स्कूल वाले बच्चों को पढ़ना है। सोठा और रोला 2 हाई स्कूल वाले बच्चों को पढ़ना है, बाकी सब इंटर वाले बच्चों के हैं। ये रोला, रोला यह एक सममात्रिक छंद है, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान रहती है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। आप यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखिए, हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता वही सुरक्षित जो बलवान है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसको प्राप्त हो चाहे नाना। अब प्रत्येक चरण में जब मात्राएं लगा के देखेंगे तो प्रत्येक चरण में आपकी 24 मात्राएं आएंगी। अब मात्राएं लगाना मैंने आपको बता दी नियम के अनुसार। ये आपका दीर्घ वर्ण है तो गुरु मात्रा लगेगी, ये भी आपका दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये आपके दोनों लघु हैं, ये तीनों लघु हैं, ये आपका लघु है और ये आपका दीर्घ है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब ये संयुक्त वर्ण रहेगा तो इसमें पीछे वाले शब्द में मात्राएं कवर होंगी आपकी वर्ण में। ये भी आपका दीर्घ वर्ण है, ये आपका लघु वर्ण है, ये दीर्घ है, ये तीनों आपके लघु हैं और ये आपका दीर्घ। अब मात्राएं कवर करेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तो आप 24 मात्राएं। इसी तरीके से आप चारों चरणों में मात्राएं लगा के देखेंगे काउंट करके तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं आएंगी। अब स्पष्टीकरण वही लिखना होता है जो हमने ऊपर उदाहरण में किया हुआ होता है। इस उदाहरण में 4 चरण है, देखिए 4 चरण है और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। 11 और 13 मात्राओं पे यति है, अतः यह रोला छंद का उदाहरण है। 11-13 मात्राओं कैसे पहले आप देखेंगे तो ये 11 मात्राएं रहेंगी, फिर आपकी ये 13 मात्राएं रहेंगी। इस तरीके से आपका ये छंद जो है वो व्यवस्थित है 24 मात्राओं में। अब देखिए ये जहाँ पे अल्पविराम लगा हुआ है तो ये आपका पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। तो अब जब मात्राएं आप इतने काउंटिंग करेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो पहले में आपकी 11 मात्राएं रहेंगी और दूसरा वाला जब काउंट करेंगे तो 13 रहेंगी। तो इसका मतलब है 11 और 13 मात्राओं पे यति होती है, यति मतलब ठहराव लेते हैं। आप कुंडलियाँ, लास्ट आपका ये है कुंडलियाँ, इंटर वाले बच्चों को पढ़ना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट 14, 13, 8 में ये पूछा गया प्रश्न है। परभाष है, यह विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद है। इस छंद का निर्माण दोहा और रोला के संयोग से होता है, दोनों को मिला के ये कुंडलियाँ तैयार होती हैं। इसमें 6 चरण होते हैं, आरंभ में दोहा तथा बाद में 2 छंद, आरंभ में दोहा तथा बाद में 2 छंद रोला के होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अब परिभाषा में आप लोग लिखने के लिए अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं,
ठीक है, इस तरीके से परिभाषा आप लोग लिखेंगे। अब 6 चरण 1 2 3 4 5 6, अभी तक हमने जो चरण देखे हुए थे छंद में वो 4 चरणों वाले थे, ये बड़ा रहता है थोड़ा सा, तो ये 6 चरणों का होता है। अगर आप पीछे जो मैंने पढ़ाए हुए हैं अगर उन 4-5 को तैयार कर लेंगे तो ये अथवा में आ जाता है, तो इसको आप इजीली छोड़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरे तैयार करें, क्योंकि एक आपको मैंने प्रश्न पत्र बताया, देखिए आपको चॉइस में मिलता है अथवा लगा रहता है, तो दोनों में से कोई एक करना होता है। तो कुंडली अगर आप छोड़ भी देंगे तो आपका एक प्रश्न 100% उन चारों में से ही आपको मिल जाएगा। अब मैं मात्रा लगाना आपको बता देती हूँ, जिन बच्चों को तैयार करना है वो तैयार कर सकते हैं। कोई संगी उत नहीं, इत ही को संग, पथि लेहु मिलिताहि ते, सबसो सहित उमंग। अब जब हम मात्राएं लगाएंगे तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं आएंगी। मात्राएं लगाना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये दीर्घ बाण है, ये भी दीर्घ है, अनुस्वार में ये दीर्घ माना गया, ये भी दीर्घ है, ये दोनों लघु हैं, ये आपका लघु है, इसमें अंग की बिंदी रखी अनुस्वार, ये भी आपका दीर्घ है, ये भी दीर्घ है। तो जब मात्रा कब करें तो 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आगे एक एक मात्रा इसमें करें। इसमें 2 मात्राएं, इसमें आपकी लघु मात्रा नहीं दीर्घ मात्रा रहेगी, 2 मात्राएं इसमें भी रहेंगी, 2 मात्राएं इसमें रहेंगी और 1 मात्रा इसमें रहेगी। 15 होंगी, 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो पूरे में जब आप देखेंगे चरण तो 24 मात्राएं आपकी आनी चाहिए। इसी तरीके से आपको 6 चरण में मात्राएं लगानी है, 24 मात्राएं ये आपकी आएंगी। और जो लास्ट की 2 मात्राएं होंगी वो थोड़ी चेंज हो जाएंगी। जो आपकी 4 ये चरण रहेंगे इनमें मात्राएं समान रहेंगी, यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। अब स्पष्टीकरण में देखिए, 6 चरणों वाले इस उदाहरण के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं, अतः यह कुंडलीय छंद का उदाहरण है। तो ये जो आपका छंद है वो आपका जो 4 चरण होंगे उसमें ये दोहा रहता है, और आपका दोनों चरणों को दोनों छंदों को मिलाने से, दोहा और रूला को मिलाने से एक कुंडलीय छंद आपका बनता है। लास्ट के 2 चरण रहते हैं उसमें अलग रहेगा। ऊपर जो रहते हैं आपके 4 चरण, इनमें सभी में मात्राएं 24 रहती हैं, और जब संयोग होता है तो दोहा और रूला दोनों मिलकर एक कुंडलीय छंद का निर्माण करते हैं। तो इसमें 6 चरण वाला ये आपका छंद है और 24 मात्राएं रहेंगी, अतः कुंडलीय छंद का उदाहरण है। अगर ये आपको कठिन लगता है और आप उदाहरण नहीं तैयार कर सकते, कठिन है भी, और 6 चरण इसमें दिए गए हैं, आप अगर एक आध शब्द भी मिस कर देते हैं तो मात्राएं लगाना आपको ये कठिन पड़ जाएगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी की जो मैंने पढ़ाई हुई है उनको अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका इजीली उसमें आपको 1% 100% फंस जाएगा। मैंने आज मात्रा लगाने का किस तरीके से आपको मात्राएं लगानी होती हैं उस पर मैंने आपको बताया हुआ है डिटेल से, और जो नियम किस तरीके से आपको याद रखना है, क्या क्या नोट डाउन करना है, वो केवल आपको नियम नोट डाउन करने हैं, और जो आपका छंद है उसकी परिभाषा पढ़नी है, छंद कितने प्रकार के होते हैं वो आपको देखना है, और आपके हाई स्कूल के विद्यार्थियों को क्या क्या पढ़ना है मैंने बता दिया। 2 टॉपिक आते हैं उनके, जिसमें आपको रूला और आपको सोठा पढ़ना है। बाकी के जो इंटर के विद्यार्थी हैं उनको शुरू से लेके जितने भी मैंने छंद बताए हैं उनको सारा कुछ पढ़ना होता है, क्योंकि उनके में सारे आते हैं। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो मैंने सिलेबस डाला हुआ है दोनों क्लास के बच्चों का, अपने सिलेबस को आप देख के क्या क्या आपको तैयार करना है इसमें से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं।